तो हम पहले देखते हैं कि CSS आपको हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। तो CSS क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मैंने कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की एग्जांपल कैसे दी थी? जैसे डोमिनोज होते हैं। डोमिनोज क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं, वो एक गिरता है वो अगले पे गिरता है, फिर अगला नेक्स्ट पे गिरता है और नेक्स्ट पे गिरता है, ऐसे गिरते चले जाते हैं। इसका मतलब CSS का हमने नाम ऐसे कैस्केडिंग ही क्यों रखा? क्योंकि आपने जो एलिमेंट्स देखे थे इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, वो देखे एक दूसरे को साइज को इफेक्ट करते थे। क्या इफेक्ट आ रहा होता था? अगर ऊपर वाले ने सारी जगह घेर लिया तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नीचे आ जाएगा, अगर साइड के पास जगह है तो साइड पे आ जाएगा। लेकिन क्या होता था, अगर हम दो एलिमेंट साइड पे, अगर एक की हम जगह इंक्रीज कर दें तो साइड वाले की जगह कम हो जाएगी, वो तंग भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द उसका साइज हमने मिनिमम विड्थ फिक्स की थी या नहीं की। अच्छा, तो CSS लिखते कैसे हम लोग? CSS में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके सिलेक्टर्स। जब भी आप CSS लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए जो आप कोड लिखेंगे उसे हम लोग सिलेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद दो ब्रैकेट्स आएंगे और ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आएगा और फिर उसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अभी हमने सिर्फ 3 टाइप के सिलेक्टर्स पढ़े थे और वही मैं रिपीट करूंगा। सिलेक्टर्स में हमारे पास थे नेम्स। नेम्स क्या है? एलिमेंट का जो डायरेक्ट नेम है। जैसे P टैग है तो उसका नेम क्या होगा? सिंपल P। अगर H1 टैग है तो उसका सिंपल नेम क्या होगा? H1। तो हम उसको भी सिलेक्टर की जगह लिखेंगे। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जितने भी वेबसाइट में हमारे पास वो टैग्स यूज हुए हैं सब पे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। क्या नहीं हुआ था? ये मैंने इस तरह टैग अप्लाई किया था, कलर एंड ब्रैकेट्स भी लगाई थी, लेकिन आपने वो टैग लिखा कहाँ पे था? सिर्फ ये सामने में स्टाइल टैग यूज किए थे? तो फिर इसी वजह से नहीं ना, आपने तो लिख दिया, लेकिन अब जो आपने HTML लिखी है उसको कैसे पता कि ये CSS है? आपने तो सिर्फ उसके लिए तो आपने वर्ड्स लिख दिए हैं, उसको पहले बताना भी तो पड़ेगा। अब जो मैं नीचे भेज रहा हूँ वो क्या है? CSS है। उसके लिए स्टाइल टैग है, उसका हम सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा, सिलेक्टर्स में मैंने नेम बता दिया। फिर हमने लिखा है एलिमेंट्स टू टारगेट। ये और तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें चाइल्ड सिलेक्टर्स एंड सिलेक्टर्स आते हैं, अभी के लिए इसे इग्नोर कर दें। नेक्स्ट है क्लास सिलेक्टर्स। अब मैंने क्लास की क्या एग्जांपल दी थी कि क्लास हम किसको बोलते हैं? जिसमें मल्टीपल लोग होते हैं जो सेम तरह के काम करते हैं, सेम तरह के दिखते हैं, सेम तरह के हाइट वेट्स होते हैं, etc, उनको हम बोलते हैं क्लास। तो जब भी आप क्लास यूज करेंगे ना, क्लास सिलेक्टर, तो पूरी HTML डॉक्यूमेंट में जिस भी एलिमेंट को आपने क्लास वो वाली दी होगी ना, उन सब पे वो वाले स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने वो क्लास एक एलिमेंट को दी थी तो ये सारे स्टाइल्स एक पे अप्लाई होंगे। अगर आपने वो क्लास 1000 एलिमेंट्स को दी थी तो ये सारे स्टाइल थाउजेंड्स पे अप्लाई हो जाएंगे। और क्लास आपको कैसे पता चलेगा कि हमने एलिमेंट जो नेम है वो एज ए सिलेक्टर यूज किया या फिर क्लास सिलेक्टर यूज किया? तो जब हमने नेम सिलेक्टर यूज किया, मैंने क्या बताया था? उसका सिंपल नेम। तो ये क्या है हमारे पास? नेम सिलेक्टर। और नीचे देखिए, जब हमें क्लास लिखनी होती है ना, उससे पहले हम क्लास के नेम से पहले एक डॉट लगाएंगे, फिर क्लास का नेम और फिर नीचे जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उसकी। अब देखिए कोड क्या करेगा? डॉट ग्रुप 1, मतलब जितने भी एलिमेंट्स को हमने डॉट ग्रुप 1 की क्लास दी है उन सब के गिर्द बॉर्डर लगा देगा 2 पिक्सल्स का। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी बॉर्डर लगाने के लिए होती है। ऊपर वाला क्या करेगा? एलिमेंट P के पूरी वेबसाइट में जितने भी P एलिमेंट्स हैं सब का कलर रेड कर दो टेक्स्ट का। थर्ड सिलेक्टर देखते हैं आईडीज। याद है हमने पिछले लेक्चर में आईडीज दी थी एलिमेंट को? कैसे दी थी? उसको एक आईडी एट्रीब्यूट देते हैं, आईडी इज इक्वल उसकी वैल्यू, और वैल्यू किसके अंदर? कोटेशन मार्क्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, तो जब आपने आईडी देते हैं ना, आईडी आपने ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट को एक यूनिक आईडी देनी है। ये नहीं करना कि मतलब 2 एलिमेंट्स है तो आपने दोनों को सेम आईडी दे दी। जैसे इंसानों का आईडी कार्ड होता है ना, क्या होता है? हर एक का इंसान का आईडी कार्ड एक होता है। इसी तरह आपने जब भी आईडी यूज करनी है तो कोशिश करनी है कि वो यूनिक हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट पे अप्लाई हो। और ये हम यूज भी तभी करते हैं, जैसे मान लें आपके पास पूरी वेबसाइट है लेकिन उसमें एक इमेज ऐसी है जिसके ऊपर अगर यूजर क्लिक करेगा तो दूसरे पेज पे जाएगा। अब आपकी पूरे वेब पेज पे काफी सारी इमेजेस भी हैं, आप ये तो नहीं चाहते कि सब पे क्लिक करें तो सारे ही दूसरी जगह पे ले जाए, बाकी कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ उस एलिमेंट को टारगेट करना है। अगर हम उसका जो है नेम टैग यूज करते हैं उसमें सारी इमेजेस को लिंक्स बना देना था। ठीक है, अगर हम क्लास यूज करते हैं तो हमें तो मल्टीपल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो एक चाहिए। यूज कर सकते हैं लेकिन हमें तो सिर्फ एक की टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे? उसको एक आईडी देंगे और उस आईडी के ऊपर CSS स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। और CSS जो सिलेक्टर जब आपने आईडी के लिए यूज करना है उससे पहले हमने क्या लगाना है? हैश। ये नजर आ रहा है हैश, फिर उसकी आईडी का नेम
ये आईडी की जो वैल्यू होती है वो, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करती हैं, उस पर अप्लाई हो जाएंगी। क्लास में पहले डॉट लगाना, क्लास से पहले डॉट, जो सिंपल टैग है वो सिंपल, और आईडी से पहले हैश टैग। अब आपको जहाँ पे भी नजर आएंगे आपको पता चल जाएगा ये कैसे अप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको आईडीज कैसे देते हैं, क्लासेस कैसे देते हैं। ये हमने पहले भी देखा था, हम एक रिमाइंडर ले लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास पी टैग है। अब मैंने क्या बताया था, जो उस एलिमेंट का जो नेम है उसके अलावा जो भी हमसे चीज़ देते हैं वो क्या होती है, उसकी एट्रीब्यूट्स। अब देखिए मैंने इसे एक एट्रीब्यूट दिया क्लास। अब क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, उस चीज़ को एक क्लास का पार्ट बना देता है। अब देखें इसको क्लास एट्रीब्यूट दिया और मैंने इसको क्या दे दिया, क्लास ग्रुप 1। मतलब अब जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है ये भी उनके साथ, अगर मैं उन पे सेलेक्टर यूज करूंगा तो इसके स्टाइल सारे इसके साथ भी अप्लाई होंगे और बाकियों पे भी अप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखें आईडी टैग, हमने फॉर्म में भी पढ़ा था। आईडी एट्रीब्यूट देना है, इक्वल साइन, डबल कोट्स और उसके अंदर उसकी आईडी। इसमें हैश क्योंकि हमने एलिमेंट में लिखा है ना, जब सीएसएस में लिखे हैं तब हैश यूज करना है, जब एचटीएमएल में लिखे हैं तब आईडी एट्रीब्यूट देना है। देखिए इसमें तो हमने क्लास लिखी, इसमें हमने डॉट लगाया नहीं ना, इसमें तो हमने सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट दिया है, डॉट सीएसएस में लगाना है हमने। क्लियर है। अब ना सीएसएस को जब हम यूज करते हैं तो मतलब आप मैंने क्या बताया था कि हम मल्टीपल तरीके से उसे टारगेट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा भी है, आईडी से, क्लास से या उसके एलिमेंट नेम से। अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप एक ही एलिमेंट को मल्टीपल चीज़ों से टारगेट कर सकते हो। मतलब लेट से आपने कोई HTML टैग लिखा, लेट से पी टैग, उसके अंदर कोई टेक्स्ट है, आपने उसको आईडी सेलेक्टर से पहले टैग किया, ठीक है, उसको मतलब आईडी दे दी कोई, आपने आईडी में जाकर लिखा कि इसका कलर हो येलो, ठीक है, फिर आपने उसको एक क्लास एट्रीब्यूट दिया, आपने क्लास में जाकर लिखा इसका कलर हो जाए ब्लू, फिर आपने उसके बाद कोई और सेलेक्टर यूज किया, स्टार सेलेक्टर यूज किया। स्टार सेलेक्टर क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे, अब स्टार सेलेक्टर यूज किया, आपने उसे कह दिया कि कलर इसका पिंक हो जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि तो फिर अप्लाई कौन सा होगा, हमने तो 3 रूल्स दे दिए उसे, एक ही चीज के लिए हमने 3 बार चीज डिफाइन कर दी, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, तो अप्लाई कौन सा होगा। तो ये देखने के लिए ना CSS इंजन जो है, जो CSS कोड रन करता है आपके ब्राउजर में, वो एक रूल बुक यूज करता है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन सा, अगर सारे ही हैं तो प्रायोरिटी किसे देनी है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, वो हम रूल बुक देखते हैं। ये है जी वो रूल्स। इनकी प्रायोरिटी कैसे है, टॉप से बॉटम तक, मतलब जो टॉप वाला है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी है, उससे कम आईडीज वाले की, उससे कम क्लासेस की, उससे कम यूनिवर्सल सेलेक्टर्स की। अब हमने क्या केस पढ़ा था कि हमने उसे डायरेक्ट टैग नेम से भी टारगेट किया है, हमने उसे क्लासेस से भी टारगेट किया है, एलिमेंट्स और सूडो एलिमेंट्स को भी इग्नोर कर दें, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। यूनिवर्सल सेलेक्टर मैंने बताया, स्टार अगर सेलेक्टर में यूज करेंगे वो सबको सेलेक्ट कर देगा। और यहाँ पे इनलाइन स्टाइल्स है, इनलाइन स्टाइल्स होते हैं जो हमने HTML के साथ ही CSS लिख दी थी, वो हम अभी पढ़ेंगे। इधर एग्जांपल भी दी हुई है, देखिए आप उसको स्टाइल एट्रीब्यूट देके जो हमने CSS सेपरेट लिखी थी वो उसके अंदर ही लिख सकते हैं हम लोग। देखें HTML भी लिख देते हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि CSS जब आप यूज करते हो ना तो हमने 100 रूल्स लिखने होते हैं, कई बार एक एलिमेंट को 10, 12, 15 रूल्स देते हैं। आप देखिए अगर वो एलिमेंट में लिखे जाएंगे वो तो काफी क्लटर नहीं हो जाएगा, फिर समझ भी नहीं आएगा, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उन्हें सेपरेटली लिखें। इसको बोलते हैं हम इनलाइन स्टाइलिंग। अभी हम स्टाइलिंग के मेथड्स पढ़ेंगे। अच्छा, तो हमने तीनों से लेट से टारगेट किया, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, आपने जो इनलाइन स्टाइल दी, जो सबसे उसके क्लोजेस्ट है, सबसे पहले वो लग जाएंगे। अगर आपने बाकी दिए भी हुए हैं तो वो नाल हो जाएंगे, सिर्फ वो अप्लाई होगा जो एलिमेंट को हमने उसके साथ लिख दिया होगा। अब मानिए कि हमने ऐसे साथ कोई लिखा ही नहीं है, इनलाइन स्टाइल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमने सिर्फ आईडी, क्लासेस और यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया, तो फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो आईडी सेलेक्टर में हमने रूल्स लिखे हैं। तो क्लासेस में लिखे भी होंगे तो वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर थर्ड होगी हमारे पास क्लासेस की। अब मानिए कि हमने क्लासेस और यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया, फिर किसके रूल्स अप्लाई होंगे, क्लासेस वाले। और फिर हमने फाइनली अगर कोई सेलेक्टर नहीं दिया हुआ तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये सारे। अब हम इसका एक कोडिंग डेमो देख लेते हैं कि कैसे हमने अप्लाई करना है। अब ये मेरे पास सिंपल डॉक्यूमेंट है, आपने सारा डॉक्यूमेंट का जो लेआउट पढ़ा हुआ है पहले, हम इसे अगेन लाइव सर्वर में ओपन करेंगे ताकि हमारे पास रेगुलर अपडेट्स आ सके। अब ये मेरे पास एक सिंपल H1 एलिमेंट है, हम इस पे पहले इनलाइन स्टाइल्स अप्लाई करके देखते हैं। इनलाइन स्टाइल्स में क्या था, हमें क्या देना था, स्टाइल एट्रीब्यूट।
कोई भी हो सकता है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट चला गया इसको। हमने इसके अंदर अब CSS लिख देनी है, डायरेक्ट रूल्स लिख देने, हमने वो सिलेक्टर नहीं लिखना, सिर्फ रूल्स। लेट से हम लिखते हैं कलर रेड, रेड हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था, CSS के आपने जो सिंटैक्स देखा था उसमें नोटिस भी क्या होगा, हर रूल के बाद, हर प्रॉपर्टी के बाद एंड पे एक सेमीकोलन लाजमी होना है। ये क्या करता है, CSS को बताता है कि रूल्स हमने सेपरेट करते जाना है। मतलब ये यहाँ पे पहला रूल खत्म हो गया, ये नेक्स्ट रूल स्टार्ट हो रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो रूल सही से अप्लाई नहीं होते और एरर शो होते हैं आपको। ठीक है, अब इधर मैं काफ़ी सारे रूल्स अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इधर फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई कर सकता हूँ। सेमीकोलन के बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे फ़ॉन्ट साइज की, देखिए नीचे आ रही है बहुत। मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, देखें एंड पे सेमीकोलन आपने फिर भी इसके लाजमी लगाना है, वो भी फॉर्मेटिंग कर रहा है खुद से तो रेज कर देगा। देखो उसने फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन स्टाइल्स, मतलब जो लाइन के अंदर ही लिख दिया हमने, एक ही लाइन में आ गए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है कि इन डॉक्यूमेंट या फिर स्टाइल टैग्स के जरिए से, हम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया था स्टाइल फाइल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दिया था स्टाइल टैग था, वो दिखाने लगो ना मैं, वो इन डॉक्यूमेंट स्टाइल्स होते हैं या इंटीग्रेटेड स्टाइल्स भी नहीं बोलते। ये देखें, आपने सबसे पहले स्टाइल टैग देना और ये याद रखना है ये हमेशा हेड टैग के अंदर जाएगा, मतलब हेड टैग का चाइल्ड होगा। देख रहे हैं। फिर इसके बाद आपने सारी CSS जैसे हमने पढ़ी है वैसे सबसे पहले क्या आता है, सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर यूज करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी दे देते हैं, सेम अप्लाई करते हैं, कलर रेड हो गया। इसी तरह आप काफ़ी सारे नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट में लिखूंगा, हम कोई P एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं, अगेन यही सिंटैक्स लिखेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज आती रहेंगी और हम आगे से आगे स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। अब लेट से कि मैंने H1 सबको नहीं टारगेट करना, मैंने किसी एक H1 को टारगेट करना था, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ID। क्लासेस मल्टीपल के लिए, एक के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन एक के लिए हमेशा ID बेहतर रहती है। ID क्या ID दे, इसको कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, अब हम स्टाइल टैग में जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होगा इसका, हैश ID। हो गया अप्लाई। अब हम अगर इसको क्लास देना चाहे तो क्या सिंटैक्स होगा, पहले HTML में तो लिखो क्लास, एट्रीब्यूट है ना इसका, इसमें आप इसका क्लास का नेम, क्लास नेम लेट से 1 है, तो आप मैं ऊपर CSS में क्या टारगेट करूंगा, डॉट 1 फिर ब्रैकेट्स, और इसमें कलर हम लिखते हैं ब्लू। रेड पहले दे भी दिया, देखें जरा, हो गया। अब वो ऊपर वाली, क्योंकि अब हमने उसको कंटेनर नहीं ना दिया हुआ तो अप्लाई नहीं हुआ, वो हमने कंटेनर के ID जो रिमूव कर दिया। अब ID नाम का कुछ भी नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं अप्लाई हुआ वो, लेकिन हमने जो यूज़ किया है क्लास वो हो गया। तीनों क्लियर हो गए स्टाइल्स। अब हमने एक स्टार सिलेक्टर देखा था, याद है, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। इंडेक्स है मेरे पास, ये पैराग्राफ भी है और हेडिंग भी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में इस तरह के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो गए, हमने सिलेक्ट मेन्यूज पढ़ी है, हमने लिस्ट पढ़ी है, मैं चाहता हूँ सब पे एक ही तरह के स्टाइल्स अप्लाई हों। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं स्टार सिलेक्टर यूज़ करूँगा। स्टार का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे, यूनिवर्सल, और इस पर अगर मैं कर दूँ रेड, सारा कुछ रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड होता है CSS के जो हमने स्टाइल्स पढ़े, उसको यूज़ कैसे करना है वो। अब नेक्स्ट है सेपरेट फाइल्स कैसे हमने इम्प्लीमेंट करनी है। अब देखिए, अगर मैं इसमें भी डॉक्यूमेंट में भी CSS लिखना शुरू करूँ, एट सम पॉइंट CSS इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम पहले CSS देखेंगे, फिर HTML पे आएंगे, फिर CSS देखेंगे, फिर HTML पे आएंगे, क्या स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक सेपरेट सिस्टम बनाया कि जो CSS कोड है ना टोटली डिफरेंट सेपरेट फाइल में रखा जा सके। उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल्स, और उस जो भी फाइल जिसमें हमने स्टोर की है ना उसके एंड पे एक्सटेंशन आना चाहिए .css। यूजुअली हम लोग स्टाइल्स यूज़ करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स और फ्रेमवर्क्स भी यूज़ करेंगे उनमें भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन स्टाइल्स प्रेफरेबल है। ठीक है, एंड पे ये लाजमी रखना है उसके नेम में .css उसकी एक्सटेंशन, वरना जो ब्राउजर है वो ये समझेगा कि नहीं ये CSS कोड है। ठीक है, वो छोड़ समझेगा इसे। तो अब लेट से हम सेम स्टाइल्स इधर अप्लाई करते हैं।
स्टार सेलेक्टर सर ये एक्सटेंशन से लिखनी है या वैसे ही इसका नाम? नहीं, बस आपने क्रिएट कर देना है। देखो यहाँ पे आओ, न्यू फाइल और styles.css, ठीक है। इसका नेम स्टाइल CSS हाँ, कोई भी रख सकता है। .css से पहले कुछ भी रख लो, लेकिन एंड पे उसके हमेशा .css आना चाहिए। जैसे HTML में था। हाँ, एंड पे एक्सटेंशन क्या थी, .html। अब देखो यहाँ पे हम इसका कलर कर लेते हैं रेड। सेम वही वाला रूल है, सेम CSS का सिंटैक्स है, बस हमने इसको सेपरेट फाइल में लिखा है। अब आपने सोचना होगा कि इसको हम HTML में कैसे लिंक करेंगे। उसके लिए हमारे पास लिंक ही टैग है। आपने ये ध्यान रखना है, जब आप लिंक टैग यूज करें उसमें ये एट्रीब्यूट क्लास में होना चाहिए, rel इज इक्वल स्टाइल शीट। ये rel का मतलब रिलेशन है। ये क्या कह रहे हैं, स्टाइल शीट मतलब जो फाइल में लिंक कर रहा हूँ वो CSS फाइल है। तो इसके बाद आपने उसको CSS फाइल का लिंक दे देना है। ये जो हमने फाइल का नाम रखा होगा वो लेट्स से मैंने style.css स्टाइल अप्लाई हो गए, ठीक है। ये है सेपरेट फाइल में अगर आपने CSS रखना हो। सर सेपरेट ज्यादा इजी है क्या? सेपरेट, हमेशा सेपरेट प्रेफर करो, ठीक है। और हमने डेवलपर टूल्स पढ़े थे, वो भी आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेवलपर टूल्स क्या होते हैं। डेवलपर टूल्स ये हैं कि जितने भी वेब डेवलपर्स हैं ना, अब आपकी साइट बन गई, अगर आपने देखना हो कि मेरा इसके पे जो CSS रूल है वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, इस पे जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो यूज हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आपके पास CSS कोड ही नहीं है, आपने देखना है कि इस पे CSS अप्लाई कौन सी हो रही है, वो देखने के लिए हम डेवलपर टूल्स यूज करते हैं। याद है हमने डोम मॉडल पढ़ा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम ट्री भी हमने देखा था। उसी जगह पे मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स, और ये हमारे पास नीचे ओपन हो जाएंगे। आप लोगों के किसी और मतलब राइट साइड पे भी हो सकता है, उधर ऑप्शन होगा, आप उससे ऐसे नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास डॉम ट्री, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और यहाँ पे देखें एक स्टाइल टैब नजर आ रहा है। ये इसमें इसके सारे स्टाइल जो इस पे अप्लाई हुए हैं आपको नजर आएंगे, कौन सी क्लास सेलेक्टर यूज हुआ है और कौन सा स्टाइल अप्लाई हुआ है। अगर स्टाइल उसके ऊपर यूज हुआ है तो उसके साथ टिक का निशान आ जाएगा। अगर टिक का निशान नहीं है या फिर कोई येलो साइन बना आ रहा है, वार्निंग बनी आ रही, मतलब वो स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, और आप उस पर एरो लेके जाएंगे तो बताएगा भी कि क्यों अप्लाई नहीं हुआ, आपने रूल में लिखने में गलती कर दी है, कोई और वजह थी उसकी। अब जब आप डेवलपर टूल्स में आ जाते हो ना, तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो कुछ। ये देखें, मैं प्रॉपर्टीज बंद भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ, ताकि कोड मुझे समझने में आसानी हो। और अगर आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे कलर को ग्रीन कर देता हूँ, लेकिन ये याद रखना है कि ये सिर्फ आपके ब्राउजर में कर रहा है, सिर्फ कोड आपका वही है जो पहले था, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब ना आपकी असाइनमेंट में मैंने एक चीज़ रखी है कि आपने नेविगेशन बार बनानी है। नेविगेशन बार का पता है, आप जब वेबसाइट्स पे जाते हो ऊपर बना होता है ना, होम, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट, वो आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज पे चले जाता है। अब वो मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं आपके प्रोजेक्ट में, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो मैंने सोचा था कि पहले आप लोग खुद ही इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं आपको उसका हल्का सा डेमो दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए उसको करने में आसानी हो। बाकी जो टैग हैं आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं, वो सारा आपने कर लेना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम ये स्टाइल शीट को भी रिमूव कर देते हैं, और हम इधर एज यूजुअल जो हमारी सेरेमोनियल कोड था वो हम लिखेंगे हेलो मॉम, ठीक। सिंपल डॉक्यूमेंट है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। इधर से हम डेवलपर टूल्स को भी क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे पेज पे जाने का। हमने दूसरे पेज पे जाने के लिए, दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए एक एलिमेंट पढ़ा था, कौन सा था, एक टैग भी पढ़ा था हमने, याद करें। दूसरी वेबसाइट, आप उस पर क्लिक करो तो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है। उसको क्या बोलते थे, HREF उसमें था पर रेफरेंस, लेकिन एंकर टैग हमने यूज किया था ना दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए। उससे आप दूसरी HTML फाइल्स भी लिंक कर सकते हैं। कैसे, हम लेट्स से बनाते हैं इधर एक मैं नैव टैग यूज कर रहा हूँ। नैव टैग मतलब खाली बॉक्स ही क्रिएट करते हैं, ये सिर्फ खुद को समझाने के लिए कि ये नेविगेशन है, ताकि आप कोड देखें आपको पता चल जाए कि यहाँ पे नेविगेशन है। हम इसके अंदर एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको हम देंगे जो मेरी मेन वाली फाइल है जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, main.html, ठीक है। और मैं इसमें हमने क्या उसकी वैल्यू लिखनी है ताकि स्क्रीन पे शो भी हो। हम क्या लिखें इसको कि ये हमारा होम पेज है, आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, ये रीलोड कर रहा है इसको, मतलब उसी फाइल को दोबारा खोल रहा है। अगर हमने कोई और फाइल लिंक करनी हो, हम कोई और फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स से
हम पेज का नाम रखते हैं अबाउट। अगेन फाइल के एंड पे हमेशा .html क्योंकि HTML फाइल है। और ये मैं सारा कोड इसका जनरेट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो सके। और इसका हम लोग नेम क्या रखें जो ऊपर शो हो, लेट्स हम रखते हैं अबाउट अस। अक्सर वेबसाइट्स पे जाते ही लिखा होता है और हम इधर लिख देते हैं H1 अबाउट अस। अब ये सेपरेट फाइल है टोटली, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई लिंक हो, मैं इस फाइल पे जा सकूँ, तो हम अगेन एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं और इसमें मैंने अब उस फाइल को लिंक करना है। उस फाइल का नाम क्या था, about.html, और स्क्रीन पे कैसे शो हो, अबाउट अस के नाम से। अब देखिए 2 लिंक्स आ रहे हैं। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ, लेके दूसरी वेबसाइट पे, दूसरे पेज पे, दूसरे HTML पेज पे। अब इसी तरह देखिए, अब दूसरे पेज पे मैंने इस तरह की कोई एंकर टैग्स नहीं थे लगाए। अब मेरे पास वापस जाने का कोई सोल्यूशन नहीं है अनलेस कि मैं ये बैक बटन प्रेस करूँ। वापस जाने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो हम यही मेन्यू ऐसे कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे पास होम पे जाने के लिए भी है बटन और अबाउट अस पे जाने के लिए उसमें भी लिख देना, उसमें भी लिंक दे, दोनों में, ताकि एक दूसरे से बैक जा सके। अब देखें, अब मैं चाहूँ तो जो हमारा होम पेज है main.html, मैं उसे सेपरेट जिस तरह का चाहूँ बना सकता हूँ। अब जो हमारे पास अबाउट अस है, मैं उसे जिस तरह का चाहूँ बना सकता हूँ और दोनों को आपस में मूव कर सकता हूँ। आप जब वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप उधर कोई बटन क्लिक करते हैं, वो दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है, या दूसरा पेज ओपन हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो उसको हम नैव बार बोलते हैं, नेविगेशंस बोलते हैं, वो सारी ऐसी इंप्लीमेंट होती हैं। बाकी हम जो सारे स्टाइल्स यूज़ करते हैं वो हम CSS में पढ़ लेंगे। मेन फंक्शनैलिटी यही है। और कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे HR है, वहाँ पे न्यू एलिमेंट है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ होगा, और एक BR एलिमेंट है, वो भी न्यू एलिमेंट है आप लोगों के लिए, तो आपने BR लेबल के अंदर आता है ना भैया? नहीं, ये आपने खुद ही ढूंढना है, तो रेफरेंस के अंदर आता है, सर्च कर लेना, PR पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो एलिमेंट है, एट्रीब्यूट नहीं है, एलिमेंट है, टैग है। टैग की बात कर रही थी यार। तो सर्च कर लेना है, मिल जाएगा। ये आप लोगों का काम है, यही आपका प्रोजेक्ट है। मैं ही बता दूंगा, अभी बता दूंगा फिर फायदा क्या है प्रोजेक्ट का। अच्छा, मैं आपको प्रोजेक्ट अभी दिखा दूं, फिर हम लोग CSS का बॉक्स मॉडल पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो HTML से ही है सर, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट की फाइल ओपन करते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट की फाइल्स है मैं आपको WhatsApp पे भेज दूंगा। आई थिंक उधर गूगल क्लासरूम पे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके बाद हम WhatsApp पे कर देंगे। हाँ जी, WhatsApp पे हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम आपका हमारे लिए। लेकिन WhatsApp तो इजीली यूज करते हैं ना, ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल। इसलिए क्या है ना, घर से जाना पड़ता है। चलें जी, प्रोजेक्ट देखते हैं जो आप लोगों ने बनाना है। ये सब पढ़ा हुआ है आपके पास? क्या पढ़ा हुआ है? मैंने आप लोगों को लिखना है ना, ये आप लोगों ने लिखना है। मैं सिर्फ आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ही मिलेगा। अच्छा, सेम इसी तरह का। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, नेविगेशन मेन्यू। ये आपका होम पेज है, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप इधर कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, आप इस इमेज के नीचे कुछ लिखना चाहते हो वो भी दे सकते हो। और जो इस तरह की इमेजेस होती हैं जो जाती है वेबसाइट पे आपको शो होती है, इनको बोलते हैं हीरो सेक्शंस या हीरो इमेजेस, ठीक है। इसके बाद इमेजेस के बाद जो भी पेज में रखना चाहिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेविगेशन मेन्यू से ब्लॉग। अब ये आपका पेज है, नेविगेशन मेन्यू पर सेम का सेम है ताकि मैं बैक भी जा सकूँ, आगे भी जा सकूँ। और यहाँ पे आपने कोई भी लोगो यूज़ कर लेना है। मैं बताऊँ SVG आइकन्स इंटरनेट पे मिल जाते हैं, मैं साइट पे बता देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं वैसे, ठीक है। यूज़ करने मैंने बताया हुआ है, इमेज टैग भी यूज़ होता है। बाकी आपने इसी तरह रखना है। ये लाइन आपने कैसे क्रिएट करनी है, ये आपने खुद ढूंढना है, ये PR है, मुझे नहीं पता क्या है, PR ही है। ये आपने खुद ढूंढना है। फिर नीचे कोई पैराग्राफ आना चाहिए और एक इमेजेस की गैलरी आनी चाहिए, ठीक है, और एक साथ ही आनी चाहिए। साइज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आनी एक साथ ही चाहिए। और उनका साइज आपने सही दिया हो, अगर अपीयर होने में मतलब आगे पीछे आ रहा है, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन आनी एक साथ चाहिए। और बाकी उसका मैंने सारा सिंटेक्स आपको बता दिया होगा कैसे करना है। इमेजेस बेशक लिंक से काट लें, बेशक खुद डाउनलोड करके बाद में उन्हें लिंक कर दें, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपने ये छोटा सा फॉर्म बनाना है। फॉर्म आपने पढ़े हुए हैं, यहाँ पे ये देखें, ये एक न्यू चीज़ मैंने ऐड की है फॉर्म में, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको रेंज बोलते हैं, रेंज।
रेंज है ना, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक। जैसे ऑप्शंस होते हैं हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपने खुद देखना है, रेट मैं नहीं बता रहा कुछ भी। और एक चीज़ आपने नोटिस भी आपने सेट की है, क्या, पेज सेट भी किया। हाँ, और आपने नोटिस किया होगा ये फील्ड सेट में हेडिंग भी आ रही है, ये तो हमने नहीं पढ़ी थी, ये भी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर वो काम दे दे जो करेंगे। तो आपने इस तरह ही सीखना है ना। सही है। ठीक है सर। और बाद में अबाउट मी पेज, आप इधर जो भी लिखना चाहें अपने बारे में, तारीफें करना चाहें, बुरा वाला लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इमेजेस लगाना चाहें कोई आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपने तीनों पेजेस बनाने हैं। होम पेज को भी अगर आप इम्प्रूव करना चाहें किसी चीज़, तीन अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ती है ना हमें, ये बनाने के लिए ऊपर वाला। समझदार है बिल्कुल, और तीनों की लिंक करना पड़ेगा। तेज वाली है पर ऐसे हमको उसके साथ लिंक करना है, लिंक को फिर उसके साथ तीनों के साथ एक दूसरे के साथ लिंक करना ताकि वो बैक भी जा सके और फिर ऊपर भी जाए। हो गया, चले हम आगे बढ़ लेते हैं। अब ये हो गया आपका प्रोजेक्ट आपका HTML कंप्लीट, ठीक है। मजीद चीज़ें HTML में आती रहेंगी और वो आप खुद सर्च करेंगे, मैं गाइड करता रहूँगा, लेकिन आपने सर्च खुद ही करनी है। ठीक है बस। क्या बस चेक बॉक्स का जो भी वीडियो बनवाना था CSS का बॉक्स मॉडल वो नहीं पढ़ना? वही पढ़ना है। हाँ, तो वही पढ़ने लगे हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। सी वहाँ आया हुआ था नीचे। हाँ जी, आपने बिल्कुल अच्छा नोटिस किया है और हम उसे यूज़ भी करते हैं। अब ना HTML में जितनी भी एलिमेंट यूज़ करते हैं ना, जितनी भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, वो ना जो मतलब ब्राउज़र में है वो एज ए रेक्टेंगल ही क्रिएट होते हैं। बेशक आपने उसे सर्कल भी बनाया है, लेकिन ब्राउज़र उसे रेक्टेंगल ही समझता है। अगर वो सर्कल भी है ना, ब्राउज़र उसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बना लेता है ताकि वो समझ सके कि ये रेक्टेंगल ही है। अब हमें देखना है कि पैडिंग क्या होती है, मार्जिन्स क्या होते हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं, ये ना प्रॉपर्टीज है CSS की। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है पैडिंग क्या होती है। आपने यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा, उस पर कोई बॉर्डर लगा हुआ है, लेट से कोई ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, तो पैडिंग क्या करती है, जब आप पैडिंग की वैल्यू लिखेंगे ना CSS में, लेट से पैडिंग इज इक्वल 5 पिक्सल, वो क्या करेगा, जो आपने बीच में वैल्यू लिखी है ना और जो बॉर्डर है उसके दरमियान में फासला इंक्रीज कर देगा 5 पिक्सल्स का। हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। और हम डेवलपर टूल्स में उसे भी देखेंगे कि आपने स्टडी कैसे करना है। हम इस सारे को इरेज कर देते हैं। लेट से हमारे पास एक H1 एलिमेंट है, उसके अंदर हमने लिखा है हेलो। हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे हम एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं टेस्टिंग के लिए। काम कर रहा है। अब हमने पैडिंग स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गिर्द एक बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर के लिए हमारे पास जो CSS प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर। मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी का नेम, उसके बाद कॉलन, फिर उसकी वैल्यू। अब ये इसको हमने 3 वैल्यूज देनी होती हैं। वो किस तरह देनी है, सबसे पहले हमने देना है कि बॉर्डर की जो साइज है वो कितना हो, मतलब मोटाई कितनी हो। तो हम कहते हैं कि लेट से 2 पिक्सल, आप अपनी मर्जी की दे सकते हैं कोई भी, यूजुअली 2 से 5 पिक्सल के दरमियान ही होती है। और फिर हमने देखना है कि बॉर्डर का स्टाइल क्या हो। एक होता है सॉलिड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। फिर आएंगे डॉटेड, जिसमें डॉट 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 होंगे, आपने वर्ड में भी अक्सर बॉर्डर्स देखे होंगे, हम सॉलिड लगते हैं। और कलर लेट से हम रख लेते हैं इसका ब्लैक, बॉर्डर आगे इसके इर्द गिर्द। अब हमने इसमें अप्लाई करनी है पैडिंग। पैडिंग की क्या है प्रॉपर्टी, पैडिंग, और इसके आगे साइज दे देना कितने पिक्सल, लेट से 5 पिक्सल। आप देखें बॉर्डर में उसमें फासला इंक्रीज हुआ है। बाहर से एलिमेंट वैसे तो वैसे ही है, लेकिन जो हमने अंदर वैल्यू लिखी थी अबाउट अस, और जो बाहर बॉर्डर है उसके गिर्द फासला इंक्रीज हुआ है। अगर नहीं नोटिस किया तो हम और पैडिंग बनाते हैं, लेट से 20 पिक्सल्स, फासला बढ़ गया। अब देखना, आप नोटिस करेंगे कि अंदर से फासला बढ़ा, ना कि बाहर से, मतलब जो वैल्यू है उसके इर्द गिर्द से। अगर हम इसके डेवलपर टूल्स में जाएं और ये एरो को यूज करके हम इसके ऊपर जाएं, और जो आपने मेंशन किया था देखें यहाँ पे शो हो रहा है पैडिंग,
वो ग्रीन एरिया में आपको दिखा रहा है पैडिंग क्या चीज़ है। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, देखें आपको ये पता चल जाएगा कि पैडिंग अप्लाई कहाँ पे हो रही है। आपने उस पर एरो लेके गए, देखें अगर मैं बॉर्डर पे लेके जाऊं, ये बॉर्डर है, मार्जिन तो अभी हमने अप्लाई नहीं किया लेकिन उसने ऑटो कुछ ना कुछ अप्लाई किया हुआ है। हम जो उसने पहले अप्लाई किया ना उनको रिमूव कर देते हैं पहले, ताकि हम स्टडी कर सकें। अभी सिंटेक्स को भूल जाएं। मैं कलर थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं ब्राउजर जो है ना क्रोम वगैरह, ये खुद थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स पे। मैंने वो रिमूव कर दिए ताकि हम जो खुद अप्लाई कर रहे हैं हमें वो अच्छी से नजर आ सके, ताकि हम पढ़ सकें कि क्या है। अच्छा, पैडिंग समझ आ गई। अब देखिए आपने इसमें नोटिस किया होगा कि उसने 4 वैल्यूज लिखी हैं, टॉप, साइड, मतलब लेफ्ट, राइट और बॉटम। तो मतलब पैडिंग जो है आप चारों तरफ से अप्लाई होती है, मतलब 20 पिक्सल इस साइड से, 20 पिक्सल इस साइड से, 20 पिक्सल टॉप से। जी विड्थ में लेंथ और विड्थ होती है, उसमें भी यही हिसाब है कि लेंथ और विड्थ दोनों तरफ से अप्लाई हो सकती है। अब आप चाहते हैं कि लेट से पैडिंग जो है वो राइट साइड से 20 रहे लेकिन लेफ्ट से 10 हो जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट से करनी है तो वही लेफ्ट से हम करते हैं 10 पिक्सल्स। अगर आपने सिर्फ लेफ्ट लिखा है तो सिर्फ लेफ्ट से अप्लाई होगी। देखें बाकी से अप्लाई होगा कहीं से नहीं। आप बाकियों को डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, पैडिंग टॉप को डिफरेंट दे सकते हैं, राइट साइड को डिफरेंट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मार्जिन्स क्या होते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें तो पैडिंग के बाद आ रहा है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आ रहा है मार्जिन्स। आपने वो जब शीट्स पे लिखते हैं, याद है बचपन में हम लोग मार्जिन लाइंस लगाते थे। मार्जिन लाइंस क्या करती थी कि जो भी मैंने बीच में कंटेंट लिखा है वो इस साइड से भी इतना दूर हो, इस साइड से भी इतना दूर हो, उसके अंदर जो भी है उसे फर्क नहीं पड़ता, बाहर से इतना इतना दूर होना चाहिए। इस तरह CSS में भी ना जो मार्जिन है वो इसी तरह काम करते हैं, लेकिन ये है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर होते हैं ना। जिस तरह पैडिंग पैडिंग क्या आती है बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे, मार्जिन बॉर्डर के बाहर होंगे। हम अप्लाई करके देखते हैं। ये हम इधर से रिमूव करते हैं पैडिंग और इधर हम मार्जिन अप्लाई करते हैं। अगेन सिंटेक्स वही है, आपने इसको वैल्यू दे देनी है और बस। आप देखिए अंदर से कोई वैल्यू के साथ बॉर्डर का फर्क आया नहीं, लेकिन बाहर से चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? बाहर से उसका फासला इंक्रीज हो गया। हम क्या देखते हैं इसको, रुके जरा। अब ये मेरे पास एक एलिमेंट है, लेट्स से डीप है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि हमें नजर आ सके। अब देखें अभी आपको सिर्फ मार्जिन कितना नजर आ रहा है इसका। अगर हम इस पर क्लिक करें अबाउट इस पे, देखें शो कर रहा है मार्जिन के उसने 10-10 अप्लाई किया हुआ है। देखें बॉर्डर के बाहर नहीं है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर तो पैडिंग थी, पैडिंग तो हमने कोई नहीं अप्लाई की तो शो भी नहीं हो रही। लेकिन अगर हम मार्जिन पे लेके जाएं, ऑरेंज कलर में शो कर रहा है वो, ये क्या है हमारा मार्जिन। अगर हम चाहते हैं कि इसे इंक्रीज करें, लेट से कि बाकी जितने भी एलिमेंट है ना उससे मुझे फासला और बढ़ाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट से हम देते हैं इसको 50 पिक्सल्स का मार्जिन। बढ़ गया, सेंटर में आ गए। आपने अक्सर वेबसाइट पे इस तरह की चीजें बनी हुई भी देखी होंगी। तो पैडिंग क्या करती है बॉर्डर के बाहर, पैडिंग क्या करती है बॉर्डर के अंदर और मार्जिन बॉर्डर के बाहर। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। मार्जिन जिस तरह हमारे पास था पैडिंग का, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, इसी तरह मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ये सारा भी है। इसके अलावा भी एक होती है आउटलाइन, वो उससे भी बाहर होती है, मतलब मार्जिन के भी बाहर एक लाइन है, उसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। मुझे यूजुअली नजर नहीं आती, अगर आप चाहें तो उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं आउटलाइन की, तो वो भी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक है बॉर्डर, फिर है पैडिंग और फिर है मार्जिन। अब देखिए अभी मैंने इसमें क्या किया था, मैंने बॉर्डर लगाया हुआ था ओवरऑल कि हर साइड पे बॉर्डर लग जाए। आप बॉर्डर को भी एक साइड पे लगा सकते हैं। कैसे? बॉर्डर स्लैश लेफ्ट, ये क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पे बॉर्डर क्रिएट करेगा। देखें, या आपने अक्सर देखा होगा लोग, मतलब इस तरह ना ब्लॉक के टाइटल्स लिखे होते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर मैं इसके अंदर क्रिएट कर दूं, देखिए अक्सर ऐसे बने नहीं और होते हैं साइड पे टाइटल और फिर नीचे उसका ब्लॉक का टेक्स्ट। अगर आप चाहें तो आप इस तरह का स्टाइल यूज भी कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में, योर ओपन। अच्छा, ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई। सबसे अंदर होता है पैडिंग, उसके बाहर होता है बॉर्डर, उसके बाद होता है मार्जिन, और लास्ट वाला होता है आउटलाइन, लेकिन वो नजर नहीं आती। आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप उल्टा चलने की कोशिश करें, लेकिन ठीक है। बस ये इसमें यही है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं MX या मार्जिन ऑटो। वो हम लोग देख लेते हैं क्या करती है। लेट्स से मेरे पास ये डिव है एक, सर हम लिफ्ट क्यों नहीं करते हैं ना करें क्या डिव अगर ना ना अप्लाई करूं, हमने अब स्टडी डिव वाला करना है ना। लेट्स से डिव के अंदर कोई H1 एलिमेंट है, उस पर हम हेलो लिखा हुआ है उसके अंदर। अब हम इस डिव को कलर देते हैं पहले कोई, और हाइट भी मैंने बताया था ना, आप इसमें परसेंटेज भी दे सकते हैं टोटल विड्थ की। लेट्स से हम देते हैं कि लेफ्ट साइड से जो हो वो हो जाए डेसिमल में, नहीं डेसिमल में परसेंटेज, या फिर पिक्सल्स, और भी यूनिट्स में हम पढ़ेंगे, इंचेस भी होते हैं, रेम्स भी होते हैं। परसेंटेज बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज। सर जैसे 2.5 2.6 नहीं दे सकते? नहीं, वो दे सकते हैं लेकिन वो दूसरे यूनिट्स के साथ, रैम वगैरह वो अभी हमने पढ़े नहीं है ना। अब देखिए मैंने इसको प्रॉपर्टी दी है मार्जिन लेफ्ट, मतलब 50 जो पूरी है ना डिव, उसकी 50% जो है वो पैडिंग या मार्जिन कर दो और लेफ्ट साइड से। अब डिव की मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट हाइट के विड्थ क्या होती है, फुल की हाफ कितनी होगी सेंटर तक, और उसने उसकी वही मार्जिन बना दिया। अब देखें उसने खुद ही कैलकुलेट किया कि 8 बनता है, और उसने उसका अप्लाई कर दिया और बिल्कुल सेंटर में आ गया। इस तरह आप चीज़ें सेंटर कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर असाइनमेंट में भी करना चाहें तो। यही चीज़ हम राइट साइड से भी कर सकते थे अगर हमने अप्लाई करना होता, लेकिन हमारा एलिमेंट उसके लिए राइट साइड पे होना ज़रूरी है। हमारा एलिमेंट कहाँ पे था, अगर मैं इस स्टाइल को रिमूव करूँ लेफ्ट, तो हमें पैडिंग किस तरफ से देनी पड़ती थी, लेफ्ट से। अगर हम राइट से देते तो इसने तो और उधर को चले जाना था। क्या तब हमने मतलब इसको पैडिंग लेफ्ट दी, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें इसको पैड करना था। अगर मैं टॉप से करना हो फिर हम क्या देंगे, पैडिंग, क्योंकि H1 उसके अंदर है, मार्जिन तक देना होता है हम पूरे भी कर रहे साइड पे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी, पैडिंग टॉप, लेट्स से 20 पिक्सल्स। आगे नीचे आप चाहें तो जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना कर लें, जितना आपके कस्टमर ने बोला है उतना कर लें, और ये नीचे आता रहेगा जितना आप चाहें। और बॉर्डर अगर इसके गिर्द में लगाना चाहूँ, पहले साइज, लेट्स से डॉटेड बॉर्डर लगाते हैं इस पे, और कलर हो जाए ब्लू, आ गया बॉर्डर। और अगर आपने देखना होगा इस पे स्टाइल कौन से अप्लाई हैं, उस एलिमेंट पे क्लिक करें और ये सारे आपको नज़र आ जाएंगे। इस पे पैडिंग कितनी अप्लाई हुई है, हमने 50 दी थी इसको पैडिंग टॉप से, वही है। हमने इसको बॉर्डर दिया था, वो अप्लाई हुआ है। हमने मार्जिन कोई नहीं दिया तो अप्लाई भी कोई नहीं हुआ। और अगर आप वो फिर से स्टाइल देखना चाहते हैं तो हम H1 को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। H1 को बल्कि मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि हम उसको उसके अंदर बैलेंस करना चाह रहे हैं ना, तो हम इसको दे देते हैं मार्जिन। क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो हम उन्हें पढ़ा लेंगे साथ। देखिए मैंने 100 पिक्सल्स को, अब इसको क्या किया, मार्जिन दिया है। राइट से देना, इसको रिमूव करके इसको नहीं, क्या मतलब
लेफ्ट लेफ्ट राइट अच्छा हाँ राइट से दे दूँ उसको, ये ले। कई बार ऐसा होगा कि इसमें ना ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो का मतलब है जो टेक्स्ट है ना वो स्क्रीन के कट हो जाता है थोड़ा सा, तो आपने बताना होता है। यहाँ तो आपकी विंडो नीचे स्क्रॉल कर जाएगी उसकी तरफ, यहाँ फिर आगे हमने कहना जो कट हो गया ना वो शो ही ना करो हमें, वो हम आगे स्क्रॉल बिहेवियर में पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी प्रॉपर्टी होती है। लेट्स से हम इस पर ट्राई करते हैं, मुझे लगता नहीं इस पर अप्लाई होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट होता है। देखिए अभी कट नहीं कर रहा उसे क्योंकि वो एलिमेंट के अंदर ही है और दूसरा जो एलिमेंट वो स्क्रीन पे ही है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में जो है वो कट हो जाती है वैल्यू। एनीथिंग एल्स?